आज हम बात करेंगे DSSB कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो लेटेस्ट DSSB का वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो कॉम्बिनेशन को लेकर ही आते हैं कि हम TGT SST के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि सारे बच्चे कन्फ्यूजन जो होता है वो आपका मोस्टली TGTs में ही होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में। तो हम ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे TGT SST यानी कि सोशल स्टडीज़ कह लीजिए या सामाजिक विज्ञान कह लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके और इसके बाद आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सारी चीज़ें आपको टाइमली और ऑथेंटिक पहुंचाने की, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ ये कि TGT SST की भी प्रिपरेशन चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं या फिर चीज़ें हैं वो काफ़ी मटेरियल मैंने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है और काफ़ी चीज़ जो भी आपके डाउट हैं TGT SST से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें DSSB के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो जैसे KVS है, NVS है और जो अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर है ना काफ़ी मतलब कह लीजिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है कॉम्बिनेशन को लेकर कि अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं पूरे 3 साल तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते TGT SST के लिए। लेकिन DSSB और कई ऐसे टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि DSSB भी हो गया और यूपी में अगर आप यूपी TGT का करते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि DSSB का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट बच्चे चाहे वो BCom हो, BA वाले हों या फिर BA प्रोग्राम वाले हों, जो भी हैं ऑनर्स वाले, सब एलिजिबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और BCom और BCom ऑनर्स ये वाले एलिजिबल कब होंगे मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन ख़राब होता है वो इन्हीं बच्चों का होता है। तो कोशिश करूंगी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए 2 साल, एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप मेरे पास है ना कई ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। BA प्रोग्राम में जो बच्चे ऑनर्स या कह लीजिए या तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो वो तो ऐसे ही एलिजिबल हो जाते हैं और BA प्रोग्राम वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। आपके स्कूल सब्जेक्ट में से किसी इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको 2 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं जहां तक मानती हूं कि होंगे ही, क्योंकि B.Ed आपके 50% के बिहाफ पे ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मेन सब्जेक्ट में से इन जितने भी ये मैंने मेन सब्जेक्ट लिखे हैं उनमें से आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपने 2 साल पढ़ा हुआ हो, मैं बार बार ही कह रही हूँ। और दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेन सब्जेक्ट में आपके 7 हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके 9 हैं। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, यानी कि BCom वाले या फिर कह लीजिए BCom ऑनर्स वाले। तो यहाँ पर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद। और दूसरा आपके पास कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास या तो इन 4 सब्जेक्ट और 7 में से कोई एक और हो। जैसे मानिए कि अगर मैं मानूँ तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो मैंने 3 साल पॉलिटी तो पढ़ा ही है, ठीक है। चलिए 2 साल मान लेते हैं, पॉलिटी तो पढ़ा ही है। अगर इसके बाद अगर मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट और पढ़ा है तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। तो जैसे अगर कोई ऑनर्स करता है तो उसे एक ना एक सब्जेक्ट उसका दिया जाता है। जैसे मेरे पास हिस्ट्री था, ठीक है, तो मेरे कॉम्बिनेशन बन गया। अगर जैसे किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस के साथ या फिर कह लीजिए बिजनेस स्टडीज के साथ हिंदी और इंग्लिश पढ़ा है 2 साल, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो जब अगर कोई बच्चा है जिसने बिजनेस स्टडी पढ़ा है, ठीक है,
वो मोस्टली आपका कौन से होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो उसके पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, या लैंग्वेज तो होती ही है, ठीक है, तो या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास है, या फिर बिजनेस स्टडी है और इकोनॉमिक्स है आपका, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। या फिर मानिए किसी के पास बिजनेस स्टडी है और साइकोलॉजी है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। यानी कि मेन सब्जेक्ट आपके ये हैं, ये इनमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। और इसमें क्या है कि इन 9 सब्जेक्ट में से आपका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। बार बार मैं बता रही हूँ कि अगर जैसे किसी बच्चे ने बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री पढ़ी है 2 साल, ठीक है, उसने हिंदी भी पढ़ी है ग्रेजुएशन टाइम में, तो वो एलिजिबल हो जाता है। या हिंदी छोड़िए, उसने इंग्लिश पढ़ी है, तब भी वो एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो इसी चीज़ को लेकर होती है। तो मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की है। और बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, जैसे बीकॉम में आपको बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मेनली बच्चे ले ही लेते हैं या फिर मिलते हैं उन्हें, ठीक है। तो बीकॉम अगर कोई कर रहा है, उसके पास बिजनेस स्टडी है, 2 साल उसने अगर पढ़ा है और उसके पास हिंदी या इंग्लिश या फिर इन तीनों में, इन 7 सब्जेक्ट में से कोई एक और सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, बीकॉम वाले भी और बीकॉम ऑनर्स वाले भी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मेन बात है, आपका सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही नहीं, मतलब आपका सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अब बात करें पूरे इस सिनेरियो के बाद थोड़े से एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए जैसे कि आपको पता है, और ये मैं किस भी आप पे बता रही हूँ, जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा था, आपका लेटेस्ट वैकेंसी 12 मई को आई थी, ठीक है, 12 मई 2021 को। तो उसमें जो लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में आपका होता है जनरल पेपर, जो कि सबका सेम रहेगा। और टीयर 2 क्या होता है? टीयर 2 होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे मैं एसएसटी की टीचर हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट कंसर्न क्या होगा? एसएसटी, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब में से मेरे क्वेश्चंस आएंगे। कोई बच्चा है जो मैथ्स के लिए जा रहा है, तो उसका सब्जेक्ट कंसर्न क्या हो गया? सब टीजीटी मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स से रिलेटेड उससे सारे सब्जेक्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। प्लस यहाँ पर है क्वालिफाई कैटेगरी। क्वालिफाई कैटेगरी का मतलब है कि डीएसएसबी में पहले मेरिट तो बाद में बनती है, पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें भी 40 मार्क्स स्कोर करने होंगे, यानी कि 40%, और इसमें भी 40। और ओबीसी से हैं तो 35, एससी से हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी तो 30, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों को मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 40 का रेशियो हो जाता है, और 70 का 80 हो जाते हैं जनरल वालों के लिए, और 70 हो जाते हैं ओबीसी के लिए, और 60 हो जाते हैं आपके एसटी वालों के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करें आपकी ग्रेजुएशन में, मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि 45% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन ये रिलैक्सेबल है। रिलैक्सेबल कहाँ है? जैसे कि जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मैंने पीएचडी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो मुझे यहाँ पर जो है ना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए रिलैक्सेबल है, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वाले और ओबीसी इनके लिए तो रिलैक्सेबल है ही, ठीक है। यहाँ पर जनरल वाले कब रिलैक्सेबल मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है उन्हें जब उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी डाउट्स रहे होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या फिर एग्जाम को लेकर, और होप सो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं। लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ ऑथेंटिक, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।